कैसे हो सारे, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कोडिंगली में, जहां आप लोग सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है सी इंस्ट्रक्शंस को लेकर रहने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल में न्यू आए हो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, जहां आप लोग सीख रहे होंगे सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इसको सीखने के लिए वो हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स टोटली नथिंग यू हैव टू पे, एंड मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके कर ले। तो चलिए बिना कोई बकवास किए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस तो हम लोग आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो यहाँ पर हम लोग का आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो होने वाला है इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होने वाला है। अब गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंस्ट्रक्शंस किसको बोलते हैं। समझ में आया इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली। अब जैसे आप लोग एक मैगी बनाते हो, जैसे आप लोग एक क्या बनाते हो, मैगी बनाते हो। तो मैगी बनाने का क्या क्या प्रोसेस रहता है आप लोग मुझे पहले बताओ। अगर आपको एक मैगी बनाना है, यहाँ एक मैगी बनाना है, एमजी लिख देता हूँ मैं। उसको अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले बात तो आपको एक पतीला लेना होगा, आपको एक कंटेनर लेना होगा, बर्तन लेना होगा, जो बोलो। उसमें आपको सबसे पहले उसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, वाटर डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, वाटर। ठीक है, पानी डालना पड़ेगा। अब पानी डालने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको हीट भी तो करना पड़ेगा ना गाइस। हीट कर देंगे हम लोग, उसको गर्म कर देंगे फ्लेम से। ठीक है, ये हो गया, मान लो ये हमारा फ्लेम है। ठीक है, ये हमारा फ्लेम है, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्लेम है ये हमारा। और उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब उसमें फिर हम लोग डालेंगे मैगी मसाला, मैगी मसाला और प्लस साथ साथ मैगी डालेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा जो ये जो पूरे प्रोसेस होगा उसको कुछ मिनट तक उसको ऐसे ही होने देंगे, बॉईल होने देंगे, और हमारा मैगी बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों को जो मैगी बनाने का ना कुछ कुछ प्रोसेस रहा, कुछ कुछ स्टेप्स रहा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अब आप एक जो प्रोग्राम बनाते हो, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम जनरली होता क्या, प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोग्राम में होता है जैसे आपको मान लो कि दो नंबर का ऐड करना है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या दोगे, कंपाइलर की सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करो, फिर उसके बाद एक आप चाहो तो तीसरा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, जिसमें क्या करोगे आप इन दोनों का जो सम है उसको क्या करोगे, स्टोर करा लोगे, और उस चीज को क्या करा लोगे, प्रिंट करा लोगे। इस चीज को क्या करा लोगे, प्रिंट करा लोगे। ठीक है, प्रिंट सी। तो इस चीज को आप लोग क्या करा लोगे, प्रिंट करा लोगे। तो ये कुछ एक प्रोग्राम है, ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा ना क्या कितना टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कितना टाइप ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। गॉट माय पॉइंट गाइस। तो चलिए स्लाइड पर चलते हैं अपने। तो हमारा स्लाइड ये आ गया। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ लिखा हुआ है प्रोग्राम, क्या लिखा हुआ है, हम लोग कुछ आगे बढ़ गए। प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम, ओ क्या हो गया, जस्ट अ मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो प्रोग्राम अगर बात करें तो प्रोग्राम क्या हो गया, प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब आप लोग को सी में तीन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस होगा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा होगा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, तीसरा होगा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस तो बहुत इजी इंस्ट्रक्शन होता है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस पे आज हमारा चर्चा रहेगा, थोड़ा सा लंबा चर्चा रहेगा। और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। अब इस टाइप का इंस्ट्रक्शन मतलब वैसे इंस्ट्रक्शन जिसमें आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। जैसे मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया ए बी, और इसका डेटा टाइप मैं रख दिया इंट। ठीक है, मैंने इसका डेटा टाइप क्या रख दिया, इंट। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन जिसमें आप कोई वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हो, उस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं गाइस, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं गाइस, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब आपको टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन के वक्त आपको दो बातों का अच्छे से याद रखना है। पहला बात क्या है कि सबसे पहले बात कि आप कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर मतलब वेरिएबल यूज कर रहे हो प्रोग्राम में, तो उसको सबसे पहला डिक्लेयर करना बहुत मस्ट है। विदाउट डिक्लेयरिंग आप उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हो। आप सोचो ना गाइस कि आपने कोई मेमोरी में स्पेस बनाया नहीं। आप याद करो वेरिएबल वाले सेक्शन में मैंने क्या बोला था कि जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका एक मेमोरी स्लॉट हो जाता है आपका रैम में। ठीक है, मेमोरी उसका अलॉट हो जाता है, स्लॉट में अलॉट हो जाता है रैम में।
तो अगर आप मेमोरी बनाए ही नहीं हो तो उसमें क्या वैल्यू स्टोर करोगे? पॉसिबल तो नहीं है ना गाइस। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि उसको पहले डिक्लेयर करना है बिफोर यूजिंग इट। दूसरा रूल क्या है कि आप चाहो तो अगर जैसे मैंने मान लो, देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मान लो मैंने इंट ए लिखा, तो ये हमारा एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो आप क्या करते थे, या तो आप उसको चाहो तो बाद में इनिशियलाइज कर सकते हो, या तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, साथ ही साथ डिक्लेयर विथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो, डिक्लेयर विथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो ये आपका कहता है व्हाट टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। क्या कहता है? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? तो चलिए थोड़ा वीएस कोड पे चलते हैं हम लोग। वीएस कोड में थोड़ा सा देखते हैं हमारा वीएस कोड किधर गया। वीएस कोड, तो हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं इंस्ट्रक्शन डॉट सी। फाइल बन जा इंस्ट्रक्शन डॉट सी। ठीक है, तो ये हमारा फाइल बन गया। अब यहाँ पर इसमें कोड लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड हैशटैग इंक्लूड stdio.h, फिर void main। हाँ, ठीक है, हो गया। तो चलिए हम लोग ये क्या करते हैं, a इक्वल्स टू 10 डाल के देखते हैं, a इक्वल्स टू 10 डाल के देखते हैं तो क्या हमारा कंपाइलर कोई एरर आ रहा है। देखो एरर थ्रो कर रहा है। क्या एरर थ्रो कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या एरर थ्रो करता है। एरर हमारा क्या थ्रो करेगा, तो हमारा एरर थ्रो करा कि a इज अनडिक्लेयर। भैया सही बोला कि a को पहले डिक्लेयर किए, a नाम का कोई तो मेमोरी है नहीं, कंपाइलर a को तो पहचान रहा नहीं, आप उसमें 10 कहां से स्टोर कर सकते हो। क्लियर है गाइस? अच्छा, तो ये चीज समझ में आएगा कि सबसे पहले वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन आप उस चीज को यूज कर सकते हो। अब इस चीज को क्या कर देता हूं मैं, डिक्लेयर कर देता हूं। तो अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या किया, डिक्लेयर विथ इनिशियलाइजेशन। क्या हमारा एरर आ रहा है कुछ? क्या हमारा एरर आ रहा है कुछ? तो नो एरर। ठीक है, हमारा जो है वो परफेक्टली कंपाइल हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, आपको एक स्पेशल केस मैं दिखाना चाहता हूँ, एक स्पेशल केस दिखाना चाहता हूँ। मैं लेता हूँ इंट a कमा b कमा c। ठीक है, मैंने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब अगर आप 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लिया तो इसको इस सभी को एक एक साथ क्या कर सकते हो, वैल्यू दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसमें जैसे मैंने 10 असाइन किया सी में, सी का वैल्यू बी में, और बी का वैल्यू ए में। तो चलो हम आप लोगों को गेस करना है सबका आउटपुट क्या होना चाहिए। तब तक मैं प्रिंटफ लिखता हूँ, आप लोगों को गेस करना होगा कि सबका आउटपुट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सी को ए कर देता हूँ। अच्छा गाइस, बता सकते हैं किसका वैल्यू 10 आना चाहिए, ए का वैल्यू 10 आना चाहिए कि बी का वैल्यू 10 आना चाहिए कि सी का वैल्यू 10 आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं किसका वैल्यू 10 आना चाहिए। सभी का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। समझ में आया? तो आप लोग का ये एक स्पेशल तरीका है कि जिसमें कि आपको अगर सभी को सेम वैल्यू देना है तो आप इस वे से कर सकते हो। अच्छा, मैं इसको इंट को इरेज कर देता हूँ। अब क्या होता है देखते हैं गाइस, हमारे को क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। बोलेगा भैया आपने तो 10 डिक्लेयर करने की कोशिश किया सी में, लेकिन भैया सी तो है ही नहीं, सी तो मेमोरी में है ही नहीं, सी बोल के तो आप कहाँ से डिक्लेयर कर रहे हो। और जब वो मेमोरी में है नहीं तो आप दूसरे चीज को कैसे असाइन कर सकते हो, तो ये ऑब्वियसली अपने को एरर देगा ना। तो ये हमारा था टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे आपका अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में बेसिकली क्या होता है ना, प्लस होता है, माइनस होता है, डिवीजन होता है, और मल्टीप्लिकेशन होता है, और एक स्पेशल टाइप का पढ़ाएंगे मैं, जिसको बोलते हैं परसेंटेज। नहीं, परसेंटेज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर। परसेंटेज कभी मत समझिएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस मतलब वैसे इंस्ट्रक्शन जिसमें हम लोग कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं किसके साथ, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ। अब यहाँ पर हम लोग जैसे मान लो कि कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे a प्लस बी कर रहे हैं, हमारा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या है, ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी कहलाएंगे ऑपरेटर्स। क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर्स। तो प्लस भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटर ही है। प्लस भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटर है। अच्छा, ऑपरेटर के जो अगल बगल होते हैं, ऑपरेटर के जो अगल बगल होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑपरेंड कहते हैं। याद रखिए गाइस, ऑपरेटर के जो अगल बगल जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑपरेंड कहते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ए डिवीजन सी। तो बता सकते हैं इसमें ऑपरेंड ऑपरेटर कौन है, ऑपरेंड कौन सा है। तो ऑब्वियसली ये क्या है हमारा, इसको मैं यही पर करता हूँ, कौन लिखेगा, ये हमारा ऑपरेटर है, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड 1, और ये हमारा क्या है, ऑपरेंड 2।
इसको मैं क्लियर कर देता स्क्रीन को। ठीक है गाइस, तो ऑपरेंड समझ में आ गया, ऑपरेटर समझ में आ गया। तो अब लोग बढ़ते हैं आगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप वैल्यू को क्या कर दो, दूसरे को असाइन कर दो। इसका मतलब इक्वल्स टू नहीं समझना है, ये इक्वल्स टू नहीं है। जैसे आपने ए में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो केस देखा था ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो उसमें क्या क्या सी का जो वैल्यू है सभी में असाइन हो गया, सभी को दे दिया गया, बराबर थोड़ी ना हुआ। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 10, तो और बी इक्वल्स टू क्या किया, इक्वल्स टू सॉरी बी असाइन ए, ठीक है। तो बी असाइन ए किया, तो क्या हो रहा है ना, ए का जो भी वैल्यू होगा वो चल जाएगा बी में, ए का जो भी वैल्यू होगा वो चल जाएगा बी में। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब आप लोग को एक चीज याद रखना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही ऑपरेंड होने चाहिए लेफ्ट साइड में, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आप लिखते हो ए प्लस बी, अगर आप ऐसे लिखते हो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये क्या केस कहलाएगा, रॉन्ग केस कहलाएगा। लेकिन अगर वही आप लिख रहे हो a इक्वल टू बी प्लस सी, a इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, तो ये क्या है, सही केस है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, क्यों एक ही वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, वो भी लेफ्ट साइड में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही ऑपरेंड होना चाहिए। क्लियर है गाइस? तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट लाइन में बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ वैलिड केस और कुछ इनवैलिड केस है। तो ये हम लोग समझ में आ गया होगा कि ये वैलिड क्यों है, क्योंकि इस सब में सिंगली वेरिएबल है, सिंगल ऑपरेंड है लेफ्ट साइड में। यहाँ पर इनवैलिड, ये वाला रीजन तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये वाला इनवैलिड क्यों है, क्योंकि देखो हम लोग मैथ्स में जनरली अगर मान लो दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, जैसे एक्स और वाई, तो उसके बीच में कुछ मतलब कुछ मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं देते थे। लेकिन जब आप सी में कोड कर रहे हो ना, तो आपको ये एस्टेरिस्क साइन जरूर देना है, तभी आपका ये जो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। ये इनवैलिड क्यों है? यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि भैया यहाँ पर तो मैंने b टू द पावर c किया और उसको मैंने एक में स्टोर करा है, तो इसमें इनवैलिड क्या है? भैया देखो, इनवैलिड नहीं है, इनवैलिड क्या है, ये ऑपरेटर इनवैलिड है। भैया इसको बोलते हैं हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर, जो हम लोग आने वाले सेक्शन में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको अगर पावर निकालना होगा तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाव, ठीक है। वो खाने वाला पाव नहीं, ये मैथ्स का एक पाव है जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऑपरेशन कर सकते हो। किस टाइप के ऑपरेशन? पावर्स निकालने का। अब जब पावर फंक्शन जो होता है ना, वो पावर फंक्शन आपको याद रखना होगा, पावर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के साथ ही वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के साथ ही वर्क करता है। मतलब कि अगर आप पाव 2 दोगे तो वो आपको आंसर सही थ्रू नहीं करेगा। वही अगर पाव को 2.0, या इसी में मैं चेंज कर देता हूँ 2.0 और फिर 2.0 दे दे, तो ये एक रियल नंबर हो गया, तो वो आपको क्या करेगा, आंसर सही देगा। चलिए कोड करके देखते हैं, हम लोग कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इस चीज को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट सी, जिसमें मैं क्या करूंगा, पावर निकालूंगा। किसका किसका पावर निकालता हूँ? 2.0 कामा 3.0 का पावर निकालता हूँ। अच्छा, जब भी हम लोग को पावर फंक्शन यूज करना होगा, हम लोग को उसके लिए एक फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं maths.h, जिसको बोलते हैं हम लोग maths.h, ठीक है। अब चलो इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, printf %d और c, ठीक है। तो printf प्रिंट करा लेते हैं, तो देखिए क्या आंसर आता है हमारा। क्या? तो 8 आ गया। तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। तो ये हमारा ऐसे पावर फंक्शन वर्क करता है। समझ में आ गया गाइस? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस चीज को मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं मॉड्यूलो, ठीक है। आपको देखो, आप लोग का टास्क रहेगा कि प्लस पर एक प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, मैं डिवीजन को कुछ लेकर बताता हूँ थोड़ा सा। प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन तो कर लोगे, मैं डिवीजन को थोड़ा थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप लोग को मॉड्यूलो बताऊंगा, ठीक है। तो चलो, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए इज इक्वल्स टू या एक काम करता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ %d, 5d आ गया, सॉरी, %d, और यहाँ पर कर देता हूँ
6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा आंसर जनरली क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 3 आएगा क्या आंसर हमारा, ऑब्वियसली 3 आया। अच्छा, 6 डिवाइडेड बाई 2, क्या मैं करूँ 7 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आना चाहिए देखो तो गाइस, आप गेस करो क्या आना चाहिए आपका आंसर। क्या 3.5 आएगा? नहीं, क्यों हमारा 3 आया, 3.5 ही क्यों आया? तो थोड़ा सा इसको समझते गाइस, इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में जाके समझते क्यों आया 3, क्यों आया 3.5 क्यों नहीं आया, समझो। अब देखो, हम लोग ने जो 7 को जब डिवाइड किया 2 से, तो हम लोगों ने इसको जो प्रिंट कराया किस फॉर्मेट में प्रिंट कराया, इंट फॉर्मेट में, मतलब हम लोग ने वहां परसेंटेज डी यूज किया था। अब इंट का जो साइज होता है वो होता है छोटा फ्लोट से, ठीक है। इसका जो वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो एक फ्लोट वैल्यू है ना, 3.5 एक फ्लोट वैल्यू। बट फ्लोट वैल्यू को अगर इंट में स्टोर कराना होगा तो इंट में तो स्टोर नहीं होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज लॉस करेगा, क्योंकि ये तो भैया इंटीजर वैल्यू को ही लेता है। 3.5 मतलब क्या हो गया, 3 प्लस 0.5, ठीक है, 3 प्लस 0.5। तो यहाँ पर 3 ही नहीं हमारा इंटीजर है, हमारा इंटीजर क्या है, 3 है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इंट फॉर्मेट में, मतलब हम लोगों ने परसेंटेज इंटीजर फॉर्मेट में उसको प्रिंट कराया, इसलिए हमारे को जो आंसर मिला वो 3 मिला है, क्योंकि हम लोगों ने उसको बोला कि हम लोग इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए। इसलिए उस इस चीज को क्या किया, उसको भगा दिया, बोले कि नहीं तेरे को नहीं प्रिंट करूंगा, मैं अपने इस भाई को प्रिंट कर दूंगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा हमारा आंसर 3 आया। अब देखो, अगर मैं उस चीज को अगर परसेंटेज एफ करता हूँ, अगर उसी चीज को मैं क्या कर देता हूँ, परसेंटेज एफ करता हूँ, तो हमारा जो है 3.5 आ जाएगा। देखो, क्योंकि हम लोग इस बार फ्लोट फॉर्मेट में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो 3.5 आना चाहिए। तो देखिएगा इसे यहाँ पर रन हो रहा है, मैं इस चीज को क्लियर कर लेता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 0 0 0 0, मतलब ये आ गया फ्लोट फॉर्मेट में, ठीक है। एक मिनट, एक काम करता हूँ, इसको फिर से करता हूँ। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, फ्लोट a इज इक्वल्स टू 7 और b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और यहाँ पर फ्लोट ले लेता हूँ c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। और क्या कर देता हूँ, इसको प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट है परसेंटेज परसेंटेज f, ठीक है, और c यहाँ पर प्रिंट होगा। अब देखते हैं, चलो। तो आ गया हमारा गाइस 3.5, ठीक है। तो ये हमारा था, समझ में आ गया सभी को। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो चलो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम क्या होता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर का मतलब होता है तुम्हारा गाइस कि अगर आप मान लो, इसको परसेंटेज भूल से भी नहीं समझना है, ये परसेंटेज नहीं है। अगर मान लेते हम निकालते 5 मॉड्यूलो 2, तो 5 मॉड्यूलो 2 मतलब क्या रिटर्न करेगा, इसका रिमाइंडर रिटर्न करेगा। जब आप 2 को 5 से डिवाइड 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, ये हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या आएगा देखो, 2 1 जा 2, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आ रहा है। तो आपको जो रिटर्न करके मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपको 3 आंसर मिलेगा। क्लियर है गाइस। तो ये हमारा हो गया मॉड्यूलो। मॉड्यूलो मतलब परसेंटेज, फिर से मैं बोल रहा हूँ, परसेंटेज इसको नहीं समझना है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो है, आपको क्या रिटर्न मिलेगा, आपको मिलेगा रिमाइंडर रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो चलो इसको भी कोड करके देखते हैं क्या होता है। तो चलो, अ, मैं क्या कर देता हूँ, इसी चीज को कर देता हूँ, क्या करता हूँ, फ्लोट सी में ए मॉड्यूलो बी स्टोर करा देता हूँ, ठीक है, इसी चीज को कर देता हूँ। हाँ, सी, ठीक है, इसको कर देता हूँ इंट, ठीक है, इंट करा दिया। इसको भी मैं कर लेता हूँ इंट, इंट को कर दिया, इसको कर दिया, ठीक है। तो चलो देखते क्या आता है। 1 आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जब 2 और 7 को डिवाइड करोगे तो 2 3 6, रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही हो गया रिमाइंडर। अगर मैं इसको और चेंज करके मैं कर देता हूँ 11, तो क्या आता है देखते हैं। 11 में भी आ गया 2 5 10, ठीक है। कुछ अलग वैल्यू लूँ, आज कुछ अलग वैल्यू लूँ, क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, कोई अलग वैल्यू। अच्छा, 11 लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या हमारा 2 आ रहा है,
2 आ गया। ठीक है, इस तो समझ में आ गया मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम क्या होता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम करके वो हम लोग को क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होता है इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। अब समझो, जब भी आप सी में कोई इंट के साथ, कोई इंट वैल्यू के साथ मतलब कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, इंट वैल्यू को अगर इंट वैल्यू के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको जो हमेशा जो आंसर मिलेगा वो इंट फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है गाइस, आपको जब भी आंसर मिलेगा वो किस फॉर्मेट में मिल रहा होगा, आपको इंट फॉर्मेट में मिलेगा। वही अगर आप कोई फ्लोट आपको अगर फ्लोट के साथ ओपी मतलब ऑपरेशन, ठीक है, तो फ्लोट को अगर फ्लोट के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, फ्लोट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इंट और फ्लोट में कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको जो आंसर मिलेगा किस फॉर्मेट में मिलेगा गाइस, फ्लोट में मिलेगा। चलो देखना चाहते हो क्या, चलो देखते हैं। तो मैंने बोला इंट और अच्छा एक को मैं बनाता हूँ, वो दोनों ऊपर वाला दो केस तो आप लोग कर सकते हो, समझ में अगर आ गया होगा तो। हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाला केस देखते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट b इज इक्वल्स टू 3 और मैं यहाँ पर ऑपरेशन करना चाहता हूँ, मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ a प्लस बी। ठीक है, और इस चीज को क्या कर देता हूँ, परसेंटेज f कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, ठीक है, तो देखो क्या आता है। देखो आ गया ना आपका, फ्लोट में आंसर आया कि नहीं, आया कि नहीं, फ्लोट में आंसर आया ना। ठीक है, इस चीज को अगर डी भी कर देता तो क्या देखते क्या आता है, 0। ठीक है, क्योंकि भैया कंपाइलर बोल रहा है कि भैया हम लोग को फ्लोट फॉर्मेट में आंसर हम लोग का आएगा फ्लोट फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ पर 0 आए। क्योंकि हम लोगों ने तो इसको कोशिश किया इंट फॉर्मेट में प्रिंट कराने का, लेकिन इंट फॉर्मेट में तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली जब आपका इंट और फ्लोट एक साथ ऑपरेशन में ऑपरेट होता है तो वो हमेशा रेट आंसर किस फॉर्मेट में मिलता है, आपको फ्लोट फॉर्मेट में मिलता है। इसलिए आपका यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर आपका आंसर सही है, क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने परसेंटेज f यूज किया था। क्लियर है गाइस, तो चलो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप कन्वर्जन इन सी। अब टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इंट को फ्लोट में करना, ठीक है, या बाइट को इंट में करना, दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन। समझो, टाइप कन्वर्जन in C is also known as typecasting. It is the process of converting value from one data type to another data type. ठीक है, मतलब आपका ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग क्या करते हो, एक वैल्यू को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप पे उसको क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। अब आपके पास दो टाइप का कन्वर्जन होता है, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में क्या करते हो, जैसे मान लो कि हमारा एक वेरिएबल लिया इंट में, ठीक है, आप इंट को क्या कर सकते हो, फ्लोट में उसको क्या कर सकते हो, स्टोर करा सकते हो। लेकिन कभी फ्लोट को इंट में नहीं स्टोर कराना, क्यों, क्योंकि अगर फ्लोट को इंट में स्टोर करा रहे हो तो आपका जो है डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा। मतलब क्या कि देखो तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, इंट इक्वल्स टू 5 और डबल बी इक्वल्स टू ए, मतलब ए का वैल्यू जो भी है वो डबल में चल गया, क्योंकि डबल तो भैया बड़ा है, उसके पास जगह बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली इंट में तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप डबल अगर आप लिखते हो यहाँ पर इसको इसको ये ना लिख के अगर लिखते हो यहाँ पर डबल, यहाँ पर लिखते हो डबल, ठीक है, डबल ए इक्वल टू 5 और यहाँ पर क्या करते हो, डबल को मिटा के इंट कर दो, तो देखो स्टोर तो हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। अगर ये 5 नहीं रह के 5.5 रहा तो ऑब्वियसली इसमें क्या स्टोर होगा, 5 स्टोर होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते कोड करके, कोड करके देखते, चलो जल्दी 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 से देखते हैं। हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया इंट a इक्वल्स टू 10 और हम लोगों ने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया b जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, a को स्टोर कर रहा हूँ। तो हम लोग b को प्रिंट करेंगे कि 10 आना चाहिए कि 10.0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखते क्या आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उस चीज को फ्लोट में डाल दिया, तो 10.0 आना चाहिए आई थिंक। आजा आजा, अरे हाँ 10.00000 आ गया, तो ऑब्वियसली वो फ्लोट में हो गया। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10.5 समथिंग, ठीक है, और इस चीज को इंट को क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ, इंट को क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ, और फ्लोट को क्या कर देता हूँ, फ्लोट को क्या कर देता हूँ, इंट कर देता हूँ। अब मैं क्या किया, फ्लोट एक बड़ा वैल्यू है इंट से और मैं उसको छोटे से वैल्यू में स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डेटा लॉस होगा। तो देखो क्या होता है, 10 आ गया। कि 10.5 क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लोट एक बड़ा वैल्यू है, इंट छोटा वैल्यू है, और इंट सिर्फ और सिर्फ आपका इंटीजर वैल्यू को ही लेगा, तो इसलिए वो 0.5 को क्या कर दिया, भगा दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ किसको प्रिंट कर दिया, 10 को प्रिंट कर दिया। ठीक है,
चलिए हम लोग दूसरे टाइप ऑफ कन्वर्जन में देखते हैं। तो एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। अब इसको ज्यादा हम लोग बोलेंगे, इसको डायरेक्ट सिंपल कोड करके देखते हैं क्या होता है टाइप कास्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने एक ये जो फ्लोट वेरिएबल बनाया, ठीक है, आपने ये बनाया फ्लोट, ठीक है। अब ये आपको अगर मतलब फोर्स करना है कि नहीं हमको इंटीजर में प्रिंट करा रहे हैं और उसको मतलब हमको इंटीजर में प्रिंट कराना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको फोर्स कर सकते हो। तो वो हो गया टाइप कास्टिंग का तरीका। देखो कैसे करना है, यहाँ पर करना है प्रिंट एफ परसेंटेज डी। अब ये परसेंटेज डी मैं लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली 10.5 नहीं आएगा, हमारा 10 आंसर आएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, कंपाइलर को फोर्स करूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ कन्वर्जन ए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्ट। मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक्सप्लिसिट कर दिया मैंने, मतलब इंट पे क्या कर दिया, स्टोर करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया गाइस। ठीक है, एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, एरर एरर एरर। अच्छा अच्छा, इंट को ब्रैकेट में रखना, सॉरी मैं भूल गया था, इंट को ब्रैकेट में रखना। ठीक है, ठीक है, चलो तो देखो क्या आता है, 10 आ गया। ठीक है, तो ये एक एक्सप्लिसिट तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, टाइप कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब डेटा टाइप को क्या कर सकते हो, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा दोनों कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। जो